मैथ का मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2023 में जिनका भी एग्ज़ाम है मैट्रिक का, उनके लिए। तो अगर पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो अच्छा बात है, और पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो भी जितना भी मॉडल सेट आ रहा है सबको सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करने का तरीका देखिए, समझिए उसको, क्योंकि सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको जो मैथ का मॉडल सेट है जिसमें 40 क्वेश्चन है, वो 40 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा एकदम शॉर्ट तरीका से, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें। और अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको 36-37 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। इसलिए जो 5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा तो पाँचों को आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम में। एक एक सेट का प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को अच्छा से बना सकें। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये वीडियो खास करके हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो एक तो इसको बनाने का तरीका है कि आप 140 लिख लिए। अब इसको इस तरह से तोड़िए, 2 से, 2 सते 14 और 0, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 से आ जाएगा 35, और फिर 5 से जाएगा, 5 से 7 बार में, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। अब इसको बनाने के लिए आपको ऐसा करना जरूरी भी नहीं है, आप गुना करके देखिए कि किसमें गुना करने से 140 आ रहा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे सी नंबर में देखिए 7 बचे 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 40, तो गुना करने से 40 आ जा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। बाकी किसी में भी देखिए गुना करने से 140 नहीं आएगा, 2 इसमें ऑप्शन होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? देखिए आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनाए होंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसी का क्वेश्चन है, जिसमें कि क्वेश्चन में है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 5 के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही रहता है धनात्मक विषम संख्या, इसलिए ये क्या होगा? विषम होगा। ऐसे भी 6q + 5 विषम है, तो ये भी विषम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? ये भी क्वेश्चन आप बनाए होंगे एक्सरसाइज 1.3 में। 1.3 में इस तरह क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए एक जगह रूट लगा हुआ है, 5 + 2√3। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें 3 नंबर कर रहे हैं 5 + 2√3, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसमें √3 है, और रूट में कोई भी संख्या होता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी। 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यूब तथा आर विद्यमान है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का इसमें फॉर्मूला था जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, जिसमें क्या था? a = bq + r। तो ये सीधा सीधी फॉर्मूला पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर होगा a = bq + r। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? इसको बनाना होगा, हल करना होगा। तो इसको हल करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये देखिए 5 नंबर का फॉर्मूला है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। इस फॉर्मूला में रख देना है। तो देखिए इस फॉर्मूला में रखते हैं x² - अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का योग जो दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 होगा और पीछे x² - 3x हो गया, प्लस अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा दिया है -2। तो इसको सोल्व कर दीजिए, x² - 3x तो वही रहेगा, और प्लस माइनस -2, यानी कि आंसर आ रहा है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो ये किस ऑप्शन में है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन देखते हैं 6। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पहले भी आता था और अब भी आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसका आंसर बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। इसमें करना क्या है, जैसे ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ में लाइन है एक्सिस को छोड़ के, वो कितने जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है वो देखना है। जैसे इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा है। एक तो यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है और तीसरा यहाँ काट रहा है। 3 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या होगी 3, यानी कि इसका सही होगा D3 इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। इसका कौन सा शून्यक होगा, यानी कि इसका हल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे 4u स्क्वायर है प्लस 8u, यहाँ कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले सकते हैं आप 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस 2, u प्लस 2 हुआ। अब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कीजिए। जैसे 4u बराबर 0 कीजिएगा तो u बराबर 0/4 आएगा। 0/4 का मतलब 0, यानी कि एक आंसर तो 0 होगा। अब दूसरा आंसर देखिए, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आएगा -2। तो एक आंसर यहाँ हो रहा है 0 और दूसरा आंसर -2। दोनों ऑप्शन है, ए में भी है सी में भी है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, क्योंकि हम लोग को 2 आंसर मिला है, 0 और -2। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन क्या होगा। देखिए यहाँ पर तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों बराबर रहने पर आंसर होता है अनेक हल, इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर बी अनेक हल। अगर इसमें पहला में नॉट इक्वल टू रहता, क्योंकि इस तरह का और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दिया रहता तब इसका आंसर अद्वितीय हल होता। और अगर पहला तो इक्वल है लेकिन लास्ट वाला c1 c2 के पहले वाला यहाँ पर अनइक्वल है, इस केस में आंसर होता कोई हल नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा अनेक हल। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। अब इसमें देखिए x के आगे जो रहता है वो a1 होगा। पहला वाला इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में देखिएगा, इस इक्वेशन में देखिए x के आगे 6a1 हुआ, y के आगे -2 b1 हुआ और 9 जो है c1 हुआ। इसी तरह से इस इक्वेशन में देखिएगा तो 3 है a2, -1 y के आगे माइनस है तो -1 बोलेंगे, -1 है b2 और 12 है c2। तो यहाँ तीनों का वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से बनाना है, जैसे a1/a2 6/3, तो 3 से काट दीजिएगा 2 आएगा, a1/a2 2 आया। इसी तरह से b1/b2 देखेंगे तो -2 बाय -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 2, सेकेंड भी 2 आया। और थर्ड देखिए, थर्ड है 9/12, इसमें काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 जार 3 चौके 12, 3/4 आ रहा है। तो पहला दूसरा 2 आया और तीसरा सेम नहीं आया। पहला दूसरा सेम है, तीसरा सेम नहीं है। तीसरा सेम नहीं है तो ये आ जाएगा कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं के लिए जो रेखा आता है वो समांतर रेखा होता है। तो 9 का आंसर होगा बी, समांतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 का हल है, इसका क्या हल है। तो इसको जो बनाने का तरीका है,
ऐसे आप बना सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो y कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ रहा है 6 और 2 8, तो 2 से 8 को काट दीजिए 4 बार में तो x आ जाएगा 4, x आ जाएगा 4। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी समीकरण, पहला समीकरण में रखिए। x के लिए 4 रखते हैं तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 और इधर आ जाएगा -4, 6 - 4 यानी कि 2। तो x का आया 4, y का आया 2। ऐसा किस ऑप्शन में है? x का 4 y का 2, पहला वाला x का रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा 4 2। अब देखिए इसको जल्दी बनाने का तरीका क्या होगा। जल्दी बनाने का तरीका यही होगा कि किस ऑप्शन आप चेक करिए। पहला ऑप्शन में 4 3 है तो x का 4 रख दीजिए, y का 3 रख दीजिए और 6 आता है कि नहीं देखिए। तो 4 + 3 अगर हम यहाँ से रखते हैं 4 + 3 तो 6 नहीं आएगा, 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन कट कर दीजिए। फिर देखिए बी में, पहला समीकरण में रखिए, इस समीकरण में रखिए 5 + 1 6, तो पहला में तो सेट हो गया, दूसरा में भी देखिए 5 - 1, तो 5 - 1 तो 4 होता है, लेकिन यहाँ 2 है, दोनों में सेट नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत आंसर हुआ। अब इसको देखिए 2 और 4 को, पहला में देखिए 2 + 4 6, पहला में सेट हो गया, दूसरा में देखिए 2 - 4, तो 2 - 4 तो होता है -2, लेकिन यहाँ दिया है 2, तो यहाँ भी सेट नहीं हुआ, ये भी कट गया, तीनों कट गया, तो ये आंसर हो गया। लेकिन इसको भी चेक कर लीजिए, 4 + 2 6 होगा और 4 - 2 2 होगा, तो ये दोनों में सेट कर रहा है, तो ये आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति जब भी देखना है तो हम लोग को विविक्तिकर d का मान निकालना पड़ेगा, और d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो d का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, इसी में रखिए। देखिए x² के आगे 1 होगा, x के आगे भी 1 होगा, यानी कि a का मान 1, b का मान 1 और c का हो जाएगा -1। तो यहाँ रख देते हैं, b का 1 है तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो इसका आंसर आ रहा है 5 आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो जब भी आंसर प्लस में है, पॉजिटिव है आंसर, तो इसका मतलब उसके मूल होंगे वास्तविक तथा असमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वास्तविक तथा असमान इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा? जब विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि प्लस में होगा। तो b² - 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? b² - 4ac 0 से बड़ा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हुआ तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, और अगर ये माइनस में आ गया b² - 4ac यानी कि 0 से छोटा हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है 0 से छोटा हो जाएगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो 13 नंबर का आंसर आया सी। अब आगे के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात समीकरण x² - x + 3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा? विविक्तिकर यानी कि डी पूछ रहा है, तो फिर से वही काम करना होगा। देखिए यहाँ पर a कितना है, a का वैल्यू 1 है, b का -1 है और c का 3 है, तो उसी में रख देते हैं d बराबर b² - 4ac। तो उसमें रखने पर b², तो देखिए b² है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 1 × 3,
अब देखिए सोल्व करके कितना आ रहा है, -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, -4×3 = 12, यानी कि -11। -11 आ रहा है जो किस ऑप्शन में है, -11 ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का एनवा पद। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। एनवा पद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सीधा सीधी इसमें फॉर्मूला पूछा गया, फॉर्मूला याद होगा तो आप कर सकते हैं। और इस तरह का छोटा छोटा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो फॉर्मूला से ही आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक एपी दिया है, उसका 30वां पद पूछा है। देखिए एपी दिया है तो एपी में पहला वैल्यू जो है ए का होता है, यानी कि इस एपी में हम लोग देखेंगे तो ये जो 10 है ये ए है, ए बराबर है 10, और इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, तो 10 से 7 हुआ, 7 से 4 हुआ, यानी कि 3 घट रहा है, तो डी हो जाएगा -3। डी यानी कि सार्व अंतर आप निकाल सकते हैं जो A2 - A1 किया जाता है। 7 - 10 कीजिए, कितना आएगा, तो डी का आ जा रहा है -3। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 30वां पद निकालना है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 30वां पद निकालना है तो आप लिखिए a + 29d, इसलिए कि जितना पद निकालने बोला जाए उसमें आप एक कम कर दीजिए डी में, a + 29d। अगर 20वां पद रहेगा तो a + 19d, 15वां पद रहेगा तो a + 14d। इस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पर अब वैल्यू रख दीजिए, a का 10 है तो 10 रख दिए, और 29 गुना -3, तब इंटू कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 तिया 87, 10 - 87, तो 10 में 87 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -77। -77 यहाँ पर आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, -77। क्वेश्चन नंबर 17, एक एपी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब इस एपी का कितने नंबर का पद 78 है। तो इसमें आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो अलग अलग ऑप्शन में जाकर उसका 15वां पद निकाल कर, 16वां पद निकाल कर ऐसे भी देख सकते हैं, और फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। कौन सा पद 78 है, तो ये जो 78 है वो ए एन का वैल्यू है। आप फॉर्मूला को इस तरह से रखिए, a + n - 1d बराबर an, इस तरह से रखिए। अब a कितना है, देखिए a है 3, तो a के लिए रख दीजिए 3, a है 3 तो a के लिए 3 रख दीजिए, 3 + n - 1, n का वैल्यू निकालना है, n - 1 बराबर, इधर है an यानी कि 78, n - 1 d भी होगा यहाँ पर, तो n - 1 और d कितना हो रहा है, 3 से 8 हुआ, यहाँ देखिए 3 से 8, 8 से 13, 5 बढ़ रहा है, तो n - 1 × 5। तो सबसे पहले ये 3 को उधर भेज दीजिए, जब ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, इधर आया 75, और 75 है, फिर ये 5 इसके साथ n - 1 के साथ इंटू में है, 5 को नीचे ले जाइए, 5 को नीचे ले जाइएगा तो 5 से इसको काट दीजिए 15 बार में, 15 हुआ। अभी -1 जो है, ये -1 जो है, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 15 + 1, 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि आंसर होगा 16वां पद, आंसर होगा 16वां पद। 18 नंबर है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हैं, 4:9 के अनुपात में है इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए जब भी त्रिभुज समरूप रहेगा और भुजा का जो अनुपात दिया गया है, और अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो सीधे उसको वर्ग कर दीजिए। जैसे ये आ रहा है 4/9, इसका आप वर्ग कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16, 9 का 81, तो 16/81 जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 16/81, तो आंसर होगा 16/81, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज एबीसी में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी है।
तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आप एक कोण बी के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6.5 जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली उसका दिया गया है, जिसमें कि आंसर 90 डिग्री होता है। तो अगर आपको नहीं याद है आंसर याद है तो अच्छा बात है, और नहीं याद है तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक ट्रायंगल पहले बनाइए, इसमें ए बी सी लिख दीजिए। अब देखिए ए बी कितना है, फॉर्मूला है ना कि जैसे इसमें चेक कीजिए कि पाइथागोरस लगेगा कि नहीं। उसके लिए पहले कर्ण का स्क्वायर कीजिए। एसी जो कर्ण है, एसी कर्ण कितना है, 12 है। एसी 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका 12 का स्क्वायर ऐसे बनाइए आप, एसी स्क्वायर तो 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका बी सी दिया है और ए बी दिया है। तो बी सी और ए बी का स्क्वायर को प्लस करना होगा। तो बी सी 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर प्लस ए बी दिया है 6√3 तो 6√3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो 36 होगा। इसका देखिए √3 3 हो जाएगा और 6 6 36, 36 दिया 108। 36 का 3 बार पढ़िएगा तो 108 आएगा। 108 और 36 को जोड़ दीजिए 144। तो दोनों में ही 144 आ रहा है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मिला के 144 और ए सी का स्क्वायर अकेले 144। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में लग रहा है, इसलिए बी का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तभी काम करता है जब 90 डिग्री का ट्रायंगल हो। मूल बिंदु से बिंदु P34 की दूरी है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है। इसके लिए हमेशा हम लोग क्या करना होगा, मूल बिंदु मतलब 0 0, जो 7 चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं दूरी सूत्र से ही निकलेगा। मूल बिंदु का 0 0 होता है और P का 3 4 है, दोनों का दूरी निकालना है। तो जैसे ये मूल बिंदु का हो गया 0 0 और आपको दूरी निकालना है। एक तो यहाँ से देखेंगे, एक यहाँ देखेंगे। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, रूट के अंदर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में रखना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ से 3 - 0 पहला में कीजिए, 3 - 0 का स्क्वायर, यानी कि होगा 3 का स्क्वायर। 3 - 0 3 ही होता है। उसी तरह से फिर देखिए 4 - 0, 4 - 0 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होता है 25। अब 25 किसका वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या है 5 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो आंसर होगा 5 मात्रक। आंसर होगा इसका 5 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये है सेक्शन फॉर्मूला, ये विभाजन सूत्र का क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का। तो इसको कैसे बनाते हैं, अब मध्य बिंदु दे दिया, तो ये आपको बहुत आसान दे दिया। देखिए क्या कीजिए, आगे का दोनों ले लीजिए, 2 यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, आगे में क्या है 2 और 4, तो 2 + 4/2, इससे आगे वाला आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 4 कितना होता है 6, और 6/2, तो 2 से 6 को भाग दीजिए 3, तो पहला आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन सी में है। दूसरा भी चेक कर लीजिए, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, अब 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, तो 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 2 sin A = sin 2A तो A का मान होगा। तो ये भी क्वेश्चन बुक का ही है, इसमें सॉल्व किए होंगे तो आपको याद होगा 8.2 का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि 2 sin A = sin 2A तभी हो सकता है जब A का मान 0 हो, यानी कि A होना चाहिए 0 डिग्री। आप रख के भी देख सकते हैं, जैसे कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, इधर देखिए sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 × 2 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए A के लिए 0 रखेंगे, 0 डिग्री है,
तो इधर भी साइन 0 डिग्री, उसका मान 0 होगा, तो आंसर होगा सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी 8.3 का है। कोस 48 माइनस साइन 42 का मान। इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन कैसे पता चले क्वेश्चन कैसा है, पहले तो दोनों को जोड़ के देखिए 90 आना चाहिए। 48 और 42 को जोड़िए तो दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये फॉर्मूला में लग रहा है कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो जब इस तरह क्वेश्चन दो फॉर्मेट में रहता है, या तो बाय में रहेगा, या तो बाय में रहेगा या माइनस में रहेगा। इसको तो याद रखिए, माइनस में जब भी रहेगा तो इसका आंसर 0 होगा, माइनस में रहेगा तो आंसर 0 होगा। और यही क्वेश्चन अगर बाय में दे, जैसे कि कोस 48 बाय साइन 42, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, वो भी आसान ही है। अब आगे देखिए, यदि साइन ए 3/5 हो तो कोस ए का मान होगा। साइन ए 3/5, देखिए 3/5 है साइन ए, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे P/H, यानी कि P का मान 3 हुआ, H का 5 हुआ। अब कोस पूछा है तो कोस के लिए B निकालना पड़ेगा। अब B निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर h² माइनस p², रूट के अंदर होता है h² माइनस p², B निकालने का, बेस आधार निकालने का। तो यहाँ h के लिए रख दीजिए आप 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका 25 होगा, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 16, रूट 16, तो 16 का वर्गमूल निकालिए तो आ जाएगा 4, तो b आ गया हमारा 4, b आ गया 4। अब देखिए b तो हमारा 4 आ गया। कोस ए पूछा है, कोस ए क्या होता है, B/H होता है। अब b आया है 4 और h है 5, तो आंसर होगा 4/5, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पर, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो ये मीनार हो गया। और पाद बिंदु होता है मीनार का नीचे वाला बिंदु, वहाँ से इधर चले जाइए, ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से ये जो कोण है, ये कोण है 60 डिग्री। अब बोला मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई x ले लीजिए। अब देखिए इस 60 डिग्री के हिसाब से देखें तो ये x हो जाएगा p और 15 हो जाएगा b, p/b, p/b। तो p/b किसका होता है, टेन थीटा का, और थीटा यानी कि कोण 60 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर p/b। तो p के लिए है x और b के लिए है 15। अब देखिए टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, मान होता है √3, √3 बराबर x/15। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x कितना आ जाएगा 15√3, x आ जाएगा 15√3। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो एंगल QPR का मान होगा। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, PQR में कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए PQR, जिसमें Q पर समकोण कर देंगे, ये P और ये R। इसमें और क्या दिया, PQ 3 सेंटीमीटर, ये वाला 3 है, और PR है 6, ये वाला 6 है। अब क्या पूछा है, QPR का मान, P का मान पूछा है, ये एंगल, ये जो कोण है P के पास, उसका मान कितना होगा। तो यहाँ ऐसा कीजिए, इस कोण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो ये 3 हो जाएगा आधार, बेस 3 बेस हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा 6। देखिए 3 है इसका आधार और 6 है इसका कर्ण, तो आधार और कर्ण यानी कि B, ये है B और ये है H, तो B/H कीजिए 3/6, 3/6 काटेंगे 1/2, तो 1/2 जो है,
अब बी बटा एच कोस थीटा का होता है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कोस थीटा में 1/2 कितना डिग्री का होता है। तो कोस थीटा में 1/2 जो है 60 डिग्री का होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ 1/2 आया तो कोण कितना बनेगा, कोण बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का ही होता है 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की बहुत सी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे ये वृत्त है तो एक इधर से हो गया, एक यहाँ 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 से हो गया। तो एक वृत्त में बहुत सी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए आंसर क्या होगा कि एक वृत्त में अनंत रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, PQ स्पर्श रेखा है। एक त्रिभुज बना लीजिए, इसमें इस तरह से ये स्पर्श रेखा डाल दिए। अब देखिए क्या कहता है, बिंदु P पर है स्पर्श रेखा, तो यहाँ P दीजिए, और स्पर्श रेखा है PQ, तो यहाँ Q दे दीजिए। अब बीच में O हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है OQ 12 सेंटीमीटर। यहाँ से मिला दीजिए OQ 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ मिला दीजिए, ये है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और इसमें कहा गया है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, देखिए ये H है, ये H है, कर्ण है, और ये है P, बेस निकालना है। तो B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √H² माइनस P²। H है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा 144, माइनस 5 का स्क्वायर 25। 144 में जब 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा 119, लेकिन ये रहेगा रूट में, तो 119 √119 इसका सही आंसर होगा √1। आगे क्वेश्चन, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, इसमें यहाँ एक बिंदु है T, और T से इसमें दो स्पर्श रेखा इस तरह से डाला गया है, और बीच में है सेंटर इसका O, जहाँ इस तरह से मिलाया गया है। तो POQ दो स्पर्श रेखा है TP और TQ। तो देखिए POQ यानी कि ये एंगल जो है ये दिया गया है 110 डिग्री, ये 110 है। तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर तो 110 है, यहाँ वाला और यहाँ वाला T वाला दोनों मिला के 180 होता है। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, ये 70 डिग्री होगा। आंसर भी इसका आएगा 70 डिग्री, ऑप्शन बी। एक काम आप और ये भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, ये बीच में 110 और एक किनारे निकालना है, यानी कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री से भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 गुना πr²। तो उसी में रख दीजिए, थीटा कितना है, थीटा है 60, थीटा है 60/360 गुना पाई का रख दीजिए 22/7, पाई का हो जाएगा 22/7, पाई r²। आर कितना दिया है 14, तो आर हो जाएगा 14 गुना 14। अब यहाँ देखिए काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से ये 6 बार में कट गया, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 6 भी कट जाएगा 2 से 3 बार में, और ये 2 खत्म हो गया। तो 14 और 22 को इंटू कीजिए, नीचे 3 रहेगा, 14 दूनी 28 के 8 बच गया, 1 2, 14 दूनी 28 2 30, 308/3। 308/3 किस ऑप्शन में है, तो 308/3 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। कोण P डिग्री है यानी कि थीटा P डिग्री है, तो ऊपर P होगा और नीचे होगा 360, और त्रिज्या खंड है तो πr², तो ऊपर में होगा πr² P
और नीचे 360। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो 32 का डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है? मतलब दो वृत्त है छोटा छोटा, एक का 19 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दूसरा का 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और बोला गया है कि दोनों का परिधि को जोड़ करके जो नया वृत्त बनेगा उस वृत्त का परिधि कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अगर परिधि आपको दिया है, जैसे यहाँ पर परिधि दिया गया है, तो बड़े वृत्त की परिधि निकालना बहुत आसान है, बस दोनों को जोड़ देना है, 19 और 9 को जोड़ देना है, तो इससे आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन क्षेत्रफल वाला है, परिधि वाला नहीं है, क्वेश्चन है क्षेत्रफल वाला, तो उसमें इस तरह से जोड़ के नहीं निकाल सकते हैं, तब उसमें सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई बताना है। यह है घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए, क्योंकि कमरा जो है घनाभाकार होता है और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तीन चीज, तो उसका विकर्ण। इसके लिए फॉर्मूला है रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। तो इसी फॉर्मूला से आंसर निकालना होगा। L कितना है देखिए 12, 12 का अब स्क्वायर करना है, तो ये 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64। अब इन सब को जोड़िएगा तो जोड़ने पर आ जाएगा 289, 289, और 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल आएगा 17। 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक शंकु इस तरह से होता है शंकु, इसका जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर शंकु का ऊंचाई हो गया, ऊंचाई यानी कि h, तथा इसके आधार का व्यास, नीचे का व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोला गया है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L निकालना है, तो L निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर H² प्लस R²। अब देखिए H कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और R का स्क्वायर, R है 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा, लेकिन ये रूट में रहेगा। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 13, तो आंसर इसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या होगी। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि एक शंकु है जिसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस शंकु को मिट्टी का बना हुआ है, तो उसको बदल करके गोला बना दिया गया, तो गोला की त्रिज्या क्या होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि एक तरह का कोई चीज़ है जिसको पिघला करके दूसरा चीज़ बनाया गया हो, तो उसमें आयतन समान रहता है। अब हमको निकालना है गोले का आयतन, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला इधर रखिए। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ बराबर, इधर होगा शंकु का आयतन जो कितना होता है 1/3 पाई r² h। तो अब इसी में हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। पाई से पाई काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए। अब बचा इधर 4r³, इधर बचा है 4r³ और इधर रख दीजिए वैल्यू। ये r किसका है, शंकु का है, तो शंकु का त्रिज्या 6 है,
तो 6 गुना 6 गुना h का मान है ये वाला 24, तो 24 ये हुआ। यहाँ से भी आप ऐसे काट सकते हैं 4 से 24 को, तो 4 से 24 को काट दीजिए, 6 आ जाएगा, 3 6 आ गया। तो r क्यूब बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार है तो 6 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब काट दीजिए तो r बराबर हो जाएगा 6, यानी कि इसका त्रिज्या होगा 6, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसके लिए ये तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे चैप्टर 14 में। क्या होता है फॉर्मूला? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये किस में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं, तो इसका आंसर त्वरण होगा। इस क्वेश्चन को आपको बदल के भी पूछा जा सकता है, जैसे कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण, 2 प्रकार का त्वरण होता है, तो प्रकार भी पूछ लिया जाता है। जब इसका ग्राफ भी दिया हुआ रह सकता है, तो ग्राफ अगर इस तरह से जाए तो कम प्रकार का त्वरण, और ग्राफ अगर इस तरह से आए तो अधिक प्रकार का त्वरण। एक बात ध्यान रखना है, इसमें संचयी बारंबारता और वर्ग अंतराल के बीच ग्राफ खींचा जाता है। तो अगर यहाँ पर ऊपरी सीमा लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पर ऊपरी सीमा हो तो ये कम प्रकार का त्वरण होगा, और अगर ये निम्न सीमा लिखा हो तो अधिक प्रकार का त्वरण होगा। एक तरफ तो संचयी बारंबारता ही लिखा हुआ रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता जो है 0 से लेकर 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं होगा। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, -1.5। और ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि p 0.05 हो तो ई नहीं की प्रायिकता। ई नहीं की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जैसे p 0.05 है तो कुछ नहीं करना है, इसी को 1 में से माइनस कर लीजिए। जैसे 1.00 में माइनस करना है 0.05, तो माइनस जब करेंगे तो 10 में से 5 होगा 5, और 9 में से 0 9, और दशमलव, तो 0.95 इसका सही आंसर होगा, तो ये होगा 0.95। तो इस तरह से ये मैथ का हम लोग मॉडल सेट किए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, समझ में आया नहीं आया आप कमेंट करके बताइएगा, और कम से कम 2 बार वीडियो को देख करके इन क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए तो ज़रूर बन जाएगा। और इस तरह से जितना भी सेट आएगा सबको आप ध्यान से बनाइए, ताकि एग्ज़ाम में 40 में से 40 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। क्योंकि सब्जेक्टिव में 40 में 40 लाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आसानी से ला सकते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो आपका 70 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा, और स्कूल से 20 मिल जाएगा तो आपका 90 हो जाएगा। और 90 मार्क्स मैथ में आता है, 90 नंबर आता है, तो 90 नंबर कम नहीं होता है। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।